हेलो दोस्तों। आज हम लोग एथर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने इनका क्वार्टर वन ऑफ 26 का जो रेवेन्यू आया था वो प्लस इनका बिजनेस मॉडल हमने स्टडी किया था। आज हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा, ये लोग इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनी है ये इंडिया में। एंड अभी अगर करंटली आप इनका मार्केट शेयर देखें तो इंडिया के टू व्हीलर सेगमेंट में इनका लगभग 14-15% का मार्केट शेयर है। एंड साउथ इंडिया में नंबर वन प्लेयर है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में एंड मिड इंडिया में भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। एंड इन फ्यूचर दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका मिड एंड नॉर्थ ये नॉर्थ इंडिया से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आने लगेगा। एंड करेंटली अगर हाँ, इनका अगर एक्चुअली क्या है, इनका जो अभी रेवेन्यू ग्रोथ आया ना वो भी बहुत जबरदस्त आया है। 83% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है। एंड अगर वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो इन्होंने पिछले साल जितनी गाड़ियां बेची थी उससे दोगुनी गाड़ियां, मीन्स लगभग दोगुना हो गया इनका नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड। तो इसलिए इस बिजनेस के ऊपर मेरा फोकस भी इसीलिए गया क्योंकि पूरे सेगमेंट में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी थी। एंड देन हमने इसको डिस्कस किया, इसको कवर किया। तो चलिए इनके ओपनिंग रिमार्क्स में देखते हैं कि इनके मैनेजमेंट ने, जो इनके फाउंडर है मिस्टर तरुण मेहता एंड मिस्टर स्वप्निल जैन, ये दो आईआईटी एलुमनी है, आईआईटी मद्रास से पास आउट हैं और इन दोनों ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था, इसको स्टार्ट किया था। तो उसमें से जो अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था इसमें तरुण मेहता जी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने पूरा जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको हैंडल किया। देन चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या क्या चीजें बोली। तो उन्होंने बोला था कि हम, ये हमारा सेकंड अर्निंग कॉन कॉल है। एक्चुअली 6 महीने पहले इनकी लिस्टिंग हुई थी एनएससी और बीएससी में, एंड ये इनका सेकंड अर्निंग कॉन कॉल है। तो इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि हमने 12 इयर्स पहले एथर एनर्जी की शुरुआत की थी और इसको शुरू करने के दो रीजन थे। पहला तो ये कि हम जो इंडिया का स्कूटर सेगमेंट है वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अभी उसमें देखेंगे कि बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, तो उसका जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है हम लोग उसके ऊपर बेट करना चाहते थे। इसके लिए जनरली अगर आप देखेंगे भी कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है कि हमारे पास एक ऐसा टू व्हीलर ऐसी टू व्हीलर गाड़ी हो जो थोड़ी एडवांस हो, जिसका लुक थोड़ा फैंसी हो और जो परफॉर्मेंस वाइज भी जो अपनी ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं उनसे बेटर हो। तो इसके लिए इन्होंने इस ट्रेंड के ऊपर बेट किया और अपना एथर एनर्जी लेके आए। एंड इसके अलावा अगर आप देखें कि इनका जो सेकंड इनका जो रीजन था इस सेगमेंट में आने का, वो था कि ये इंडिया में आने वाले समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का बूम होने वाला है। तो ये लोग कुछ R&D एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में कुछ स्पेशल करना चाहते थे, तो उसके ऊपर कोई बेट लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस सेगमेंट में एंट्री किया है, एथर एनर्जी के सेगमेंट में। एंड फिर अगर आप देखें भी तो एथर को स्पेशली इनके R&D एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए ही जाना जाता है मार्केट में। एंड इनके पास लगभग 417 पेटेंट हैं, जिसमें से 60 to 70 पेटेंट इन्होंने अभी जो क्वार्टर वन ऑफ 26 अभी है, ये फर्स्ट क्वार्टर, इसमें इन्होंने पेटेंट कराए हैं। एंड इसके अलावा इनके पास जितनी मैन पावर है, जितना इनके पास वर्क फोर्स है, उसमें से 50% लगभग इन्होंने डेप्यूट करके रखा है अपने R&D टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट के ऊपर। आगे इन्होंने बोला था कि इनका बिलीव है कि जो ईवी का फ्यूचर बेटर तरीके से नेविगेट कर सकता है वही ईवी के बिजनेस को बेटर तरीके से हैंडल भी कर सकता है। और इसके लिए ये अपनी R&D टीम को काफी स्ट्रांग कर रहे हैं, R&D सेगमेंट में काफी पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उस डायरेक्शन में मैनेजमेंट का पूरा फोकस भी है। एंड आगे इन्होंने बोला कि हमारा जो क्वार्टर वन का अभी रिजल्ट आया वो काफी स्ट्रांग आया है। जनरली हमारा जो सेल होता है Q4 में ज्यादा गाड़ियां हम सेल करते हैं, और इस क्वार्टर में जो हमारा रिजल्ट आया लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमारी जो सेल्स है लगभग डबल हो गई। एंड जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है 83% ज्यादा हमने रेवेन्यू ग्रो किया है, रेवेन्यू हमको हमारा ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो वो 117% आया है। एंड अगर उसको परसेंटेज बेसिस पे आप देखें तो 23% इनका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन रहा है टोटल रेवेन्यू का। एंड मार्जिन विदाउट गवर्नमेंट इंसेंटिव 20% है इनका, जो कि अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से तो 7% ज्यादा है। एंड आगे इनका जो मार्केट शेयर करंटली है 14.3% है, और अगर लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग डबल हो गया है। लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 7.6% हुआ करता था। एंड जो इनका मार्केट शेयर है वो 0.7% से ग्रो हुआ है क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, मीन्स लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में जितना मार्केट शेयर था उससे 0.7% ज्यादा इनका ये क्वार्टर वन क्वार्टर वन 26 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें है। एंड ये साउथ इंडिया में नंबर वन प्लेयर बन चुके हैं। साउथ इंडिया में इनका लगभग 23% मार्केट शेयर है। एंड इसके अलावा जो है इन्होंने 86 नए स्टोर्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 25 में इन्होंने ऐड किए थे। एंड 95 नए स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं अभी फर्स्ट क्वार्टर 26 में।
इसके अलावा अगर आप इनका एवरेज देखें कि इन्होंने लगभग एवरेज 1 स्टोर पर डे इन्होंने ओपन किया है, 1 स्टोर पर डे ओपन किया है इन्होंने, एंड ये लोग रैपिडली एक्सपेंशन कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। लगभग 446 नए स्टोर, अभी इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखें तो अक्रॉस द कंट्री 446 हो गए हैं। एंड इसके अलावा ये बहुत सारे नए स्टोर्स और कमिंग क्वार्टर्स में ऐड करेंगे और करते जा रहे हैं। मिडिल इंडिया में स्पेशली ज्यादा करेंटली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में लगभग इनका पेनिट्रेशन हो गया और वहां पर नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। वहां के कुछ स्टेट्स में अभी भी इनके लिए स्कोप है, तो वहां पर भी ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल इंडिया में लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मिडिल इंडिया स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तो इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। एंड मिडिल इंडिया में कंटिन्यूसली अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, और मार्केट शेयर भी मिडिल इंडिया में लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में 2.5 गुना बढ़ गया इनका। पहले लगभग कुछ 3.5%, 4 नहीं 4.5% के आसपास इनका लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनका मिड इंडिया में मार्केट शेयर था, जो भी बढ़ के लगभग 11% के आसपास हो गया है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली राजस्थान, यूपी, बिहार जो है, ये काफी जियोग्राफिकल काफी बड़े एरिया है, काफी लार्ज एरिया है, काफी लार्ज स्टेट्स हैं, और यहाँ पर भी ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, अपने नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर से ये यहाँ पर भी इनको, यहाँ से भी इनको पॉजिटिवली रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। एंड ये जो है अपने नए प्रोडक्ट्स को भी स्पेसिफिकली अपने ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर रेडी कर रहे हैं। ईएल प्लेटफॉर्म क्या होता है कि पहले ये लोग जो अपना पुराना इनका जो एथर 450 और एथर रिजडा इनके जो मॉडल थे, ये इनको एक अपने पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैन्युफैक्चर करते थे, जिसमें कि अलग अलग साइज की एंड अलग अलग जो इनकी मॉडल्स थे, उनके लिए इनको अलग अलग चेसिस फ्रेम इनको मैन्युफैक्चर करने पड़ते थे। तो इनका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग था वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। अभी इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया, उसको ये लोग ईएल प्लेटफॉर्म कहते हैं। ईएल प्लेटफॉर्म क्या है कि इनका जो चेसिस है वो सेम रहेगा सारे मॉडल्स में, सारी जितने भी इनके अपकमिंग नए मॉडल्स हैं, एंड उसी एक चेसिस पे ये लोग सारे मॉडल्स रेडी करेंगे। उस पे अलग अलग एक्सेसरीज रहेंगे, अलग अलग आपके वेरिएंट उस पे रेडी करेंगे ये लोग। उसमें क्या होगा कि इनका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो स्केलेबिलिटी है, मींस एक ही चेसिस पे लोग कई प्रोडक्ट रेडी करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी लोग पर डे जितना प्रोड्यूस करते थे उसके कंपेरिजन में अभी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस इनका जो कॉस्टिंग है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इन्होंने आगे बोला कि जैसे कि ईएल प्लेटफॉर्म से हम जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो आने वाले कमिंग ईयर उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स आएंगे, जो हमारे स्कूटर आएंगे, उनके वो कॉस्ट वाइज भी कॉम्पिटिटिव होंगे, मीन्स कम कॉस्ट पे रहेंगे, सस्ते स्कूटर से लोग बनाएंगे, और इसके अलावा ज्यादा फीचर्स उसमें एडेड रहेंगे। फिर उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, मिडिल इंडिया में अपना नेटवर्क और स्टोर बढ़ा रहे हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाकी इंडिया बचता है उसमें भी अपने प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे भी इनका प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पर अभी शुरू कर रहे हैं, और होपफुली कमिंग क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स भी और बेटर होंगे, और प्लस इनके रेवेन्यू भी और बेटर आएंगे। करेंटली अगर आप देखें कि इनका जो 12% रेवेन्यू है, ये इनके एक्सेसरीज वाले सेगमेंट से आता है, एंड प्लस इसमें वारंटी प्रोग्राम्स एंड जो सॉफ्टवेयर है, ये तीनों सेगमेंट से इनका जो टोटल रेवेन्यू का 12% जनरेट होता है। एंड इसके अलावा इनका जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफी स्ट्रांग है इनका। लगभग 400 चार्जिंग पॉइंट्स इन्होंने क्वार्टर 1 FY26 में ऐड किए हैं, और करेंटली अगर आप देखेंगे तो लगभग 4000 चार्जिंग पॉइंट्स है इनके थ्रू आउट द कंट्री। इसके बाद फिर आगे इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट की क्राइसिस के ऊपर बोला था। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने जो हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उनकी सप्लाई रोक दी थी, उनको उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। एक्चुअली क्या, चाइना के अंदर ही मेजॉरिटी हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिलते हैं, तो अगर वो बंद कर देगा तो पूरे वर्ल्ड में ही जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके ऊपर क्राइसिस हो जाता है। तो उसने क्या किया था, अपना एक्सपोर्ट रोक दिया था जब ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि रेयर अर्थ की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इनकी टीम लगातार हार्डवर्क कर रही है, और अपने वेंडर से अप्रोच कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और शॉर्ट टर्म में 1-2 वीक के लिए इनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में Q2 के बिजनेस पर इनको अपना कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था इनका ओपनिंग रिमार्क। आगे इनका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे चलते हैं। तो जो इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया कि गवर्नमेंट का इंसेंटिव 5000 रुपीज पर व्हीकल था पहले, लेकिन वो अभी कम हो गया है। इसके बाद भी इनका जो ग्रॉस मार्जिन है पर स्कूटर, वो 3000 से लेकर 3500 रुपीज पर व्हीकल इनका बढ़ गया है। तो वो कैसे बढ़ा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, इन्होंने क्या कुछ स्पेशली उसके ऊपर काम किया है, या कुछ और रीजंस है। इसके अलावा इनसे पूछा गया कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसकी शॉर्टेज हो गई है, तो 7 दिन तक इन्होंने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि 7 दिन तक रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज की वजह से इनका जो प्रोडक्शन था वो स्लो हो गया था। तो उसका इनके टोटल बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, और जो ये इनका अपकमिंग ईएल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे।
मेहता जी ने बोला कि सब्सिडी भले गवर्नमेंट ने कम कर दी है, लेकिन साथ के साथ अगर आप देखेंगे कि कमोडिटी की प्राइसेज भी कम हो गई और इनकी कमोडिटी में इनके जो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कमोडिटी मार्केट से ही रिलेटेड है, तो इनकी कमोडिटी की प्राइसेज कम हो जाने से इनका मार्जिन बढ़ गया। सब्सिडी कम होने के बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं कम की है। जो सेल होते हैं, जो लिथियम आयन सेल ये लोग यूज करते हैं, तो लिथियम का जो कम्युनिटी मार्केट है उसमें प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से बेसिकली जो अगर आप ईवी रेडी करते हो तो ईवी में मोस्टली दो ही चीजों का खर्चा था, एक तो लिथियम आयन बैटरी का, दूसरा इनके मोटर का। तो जो लिथियम आयन की प्राइसेज कम हो जाने की वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, तो इनके मार्जिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड आगे रेयर अर्थ मैग्नेट की वजह से इनका जो 7 दिन प्रोडक्शन स्लो रहा, उसका शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 7 डेज के प्रोडक्शन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। और इसके अलावा ये लोग रेयर अर्थ के जो अल्टरनेटिव है उसकी भी तलाश कर रहे हैं। तो अभी चाइना ने इनको रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोवाइड करना शुरू भी कर दिया, तो इनको आगे अपने बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। बाकी आगे इन्होंने फिर अपने जो ईएल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इन्होंने बोला कि बेसिकली ईएल प्लेटफॉर्म हमारा जो प्रोडक्शन है उसको उसके एक्सपेंशन में प्लस बिजनेस के एक्सपेंशन में हमारी हेल्प करेगा। हम ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो चीपर हो जाएगी कंपेयर टू हमारे ओल्ड वर्जन। एंड जो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस हो जाने की वजह से हम और सस्ते स्कूटर मार्केट में लॉन्च करेंगे और हमारा जो मार्जिन है वो भी मेंटेन रहेगा। फर्दर आगे रेयर अर्थ इश्यू के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने बोला था कि चाइना ने हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, जिसके बाद आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। इसके बाद या तो आप अपना जो मोटर का मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में शिफ्ट कर दें, या तो फिर आप अपना जो रेयर अर्थ मैग्नेट आप हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट यूज करते हैं उसको बंद कर दें और अपना प्रोडक्शन फेराइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। फेराइट एक मेटल होता है जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का समहाउ आप अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वो उसका काम वहां से हो जाता है। देन तो अभी करेंटली इनका जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो कि Q2 तक चलेगा, और उसके बाद ही हम इसके बारे में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में कुछ ज्यादा बता पाएंगे। तो ये अपने प्रोडक्शन को एक्चुअली चाइना ने हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर बैन किया था, लेकिन जो लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनके ऊपर कोई बैन नहीं किया था, उनका एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली कर रहा है। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग होता है, उनका जो आप बोल सकते हैं कि उनका जो मैग्नेट्स होते हैं वो ईवी मोटर्स में यूज किए जाते हैं, एंड इसके अलावा विंड टर्बाइंस में यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें वो यूज किए जाते हैं। तो और इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। जो हैवी अर्थ मेटल्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिवली वर्क करता है। उनका जो मैग्नेटाइजम जो उनका मतलब चुंबकीय गुण है, जो मैग्नेटिक उनका नेचर है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो मतलब वो कम नहीं होता है। और जो लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट होता है वो क्या होता है, वो उनमें जो मैग्नेट की जो मैग्नेटाइजिंग की जो कैपेसिटी वो वीकर होती है कंपेयर टू हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट। एंड इसके अलावा इनका जो टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस है लाइट रेयर अर्थ का वो कम होता है कंपेयर टू हैवी रेयर अर्थ, एंड कम होता है। और इसके बाद जब वो हाई टेम्परेचर पे जाता है तो उसका जो डीमैग्नेटाइजेशन है वो ज्यादा होने लगता है कंपेयर टू हैवी रेयर अर्थ। तो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो लाइट रेयर अर्थ है वो डिटोरिएट होता है कंपेयर टू हैवी रेयर अर्थ। तो और लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि इनकी अवेलेबिलिटी इजी है, वो चाइना के अलावा अदर कंट्रीज में भी अवेलेबल है, तो इनके पास उसका सप्लाई का इश्यू नहीं है। और लेकिन जो हैवी रेयर अर्थ होता है उनमें सप्लाई का इश्यू है, क्योंकि चाइना में ही एक्चुअली बेसिकली वो पाया जाता है। एंड जो लाइट रेयर अर्थ है वो चीपर होता है कंपेयर टू हैवी रेयर अर्थ, और इसके बाद इनका एक्सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि अपना का पूरा जो शिफ्टिंग है हैवी रेयर अर्थ से ये लोग लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब हैवी रेयर अर्थ का प्रोडक्ट्स इनको मिलने शुरू हो जाएंगे तो वहां भी फिर ये दोबारा वापस मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन इनसे इनके डिमांड साइड को लेकर पूछा गया कि आगे आपको मार्केट में कैसा डिमांड दिखाई देता है ईवी की, टू व्हीलर गाड़ियों का। तो उन्होंने बोला था कि इंडस्ट्री चेंज हो रही है और ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें करंट में तो लगभग 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कूटर्स का पेनिट्रेशन हो चुका है टोटल स्कूटर इंडस्ट्री में, और जो आने वाले कमिंग ईयर्स में ये पेनिट्रेशन 20% से बढ़ के 50-60% तक भी जा सकता है।
ईवी स्कूटर जो अगर आप ट्रेडिशनली कंपैरिजन करें, जो ट्रेडिशनली स्कूटर होते हैं पेट्रोल या डीजल वाले, तो उनसे अगर आप सॉरी पेट्रोल के होते हैं, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे तुलना में लुक वाइज अपग्रेडेड दिखता है। इसके बाद फैंसी लुक वाइज फैंसी भी दिखता है एंड प्रीमियम भी लुक वाइज दिखता है। इसके अलावा कस्टमर्स को क्या है कि कस्टमर को सिर्फ जो कंफर्ट है, सेफ्टी है एंड जो लॉन्ग बैटरी लाइफ है, सर्विस एंड जो रीसेल वैल्यू है, इसका कंसर्न रहता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको लेके, क्योंकि इनमें रीसेल वैल्यू नहीं मिलता है, प्लस सर्विस का भी इशू आता है, बैटरी लाइफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कंफर्ट और सेफ्टी को लेके भी कस्टमर के दिमाग में कई सारी वरीज रहते हैं, कई सारी चिंताएं रहती हैं, जिसकी वजह से ईवी की तरफ मूव करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, हेजिटेट होता है। तो एथर का जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चला रहा है। अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे कि अलग अलग लोकल लैंग्वेजेज में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपना जो एथर एडवांटेज कैंपेन चला रहे हैं और कई सारे आप टेलीविजन में ऐड भी देखते हैं, बहुत सारी तरीके के ऐड दिखा रहे हैं, जिससे ये सारे करके ये लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि बाय सेफ्टी वाइज हमारी गाड़ियां कहीं से भी जो आपकी पेट्रोल स्कूटर्स हैं उनसे कहीं से भी कम नहीं है। इसके अलावा आपके सेफ्टी फीचर्स भी हमारे गाड़ियों में कंपेयर टू आप जो पेट्रोल व्हीकल है उनसे ज्यादा है। एंड प्लस आपको रीसेल वैल्यू भी ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो ये बाई बैक कर लेते हैं उस गाड़ी को, मतलब आपको अच्छा खासा रीसेल वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग बैटरी लाइफ का ये लोग गारंटी देते हैं। इसके अलावा सर्विस सेंटर भी इनके काफी अच्छे हैं और इंडिया में बहुत सारे नए नए सर्विस सेंटर ओपन करते जा रहे हैं और अभी तक सर्विसिंग का आपको एथर से कोई प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे मैन्युफैक्चरर वहां से काफी सर्विसिंग के कंप्लेंट आती रहती है, लेकिन एथर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनका जो अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, जो इनका नॉन व्हीकल रेवेन्यू है वो 12% बढ़ गया है, वो 12% आया है, तो उसके बारे में इनसे पूछा गया। तो उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो सर्विस का रेवेन्यू भी हमारा बढ़ रहा है। एंड इसके अलावा ये जो एक्सेसरीज सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी सेल कर रहे हैं, इसके बाद ये अपना जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो नॉन व्हीकल रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है, करेंटली भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। बाकी एक्सपेंशन को लेकर इनसे प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्सपेंशन साइड पे इन्होंने बोला था कि करेंटली ये अपना जो ये डीलरशिप मॉडल के ऊपर काम करते हैं। मींस क्या होता है कि जो डीलर है जो इनसे डीलरशिप लेता है वही अपने स्टोर के सारे खर्चे जो बियर करेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट वही बियर करेगा, इसके अलावा जो सर्विस सेंटर का जो कॉस्टिंग आएगा वो भी वही बियर करेगा। इनके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ता है एथर के ऊपर। एंड जो मिडिल एंड नॉर्थ इंडिया में जो कि इनको ग्रोथ का बहुत ह्यूज स्कोप दिखाई देता है, एंड इवन साउथ में भी इनका जो ग्रोथ है कुछ एरिया में भी नहीं हुआ है, तो वहां पर भी ये लोग अभी और स्टोर्स अपने ओपन कर रहे हैं। इनका जो फोकस है मेनली लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देने और कंफर्ट के ऊपर है, और स्पेशली लोगों के अंदर ये बिलीव जगाने में है कि हमारे प्रोडक्ट सेफ हैं, बैटरी लाइफ लॉन्ग है एंड इसके अलावा रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। एंड इनको ये बिलीव है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इनको मिलता रहेगा, और जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी काफी अच्छा है, और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छी खासी प्रोडक्ट डिमांड इनको आने वाले कमिंग समय में दिखाई दे रही है। और इसलिए इनका जो फोकस है पूरा अपना मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर है, तो उसका सारा खर्च भी ये लोग करते हैं। एंड स्टोर एंड सर्विस का जो सर्विस सेंटर का जो खर्च है वो इनका जो डीलरशिप है, जो डीलर है वो बियर करता है। सेफ्टी फीचर्स को लेकर इन्होंने बोला था कि हमने सॉफ्टवेयर वाइज एंड हार्डवेयर वाइज दोनों वाइज अपने गाड़ियों के अंदर काफी सेफ्टी फीचर्स ऐड किए हैं। जैसे कार में होता है कि कार में आपको हर तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड होती है, तो टू व्हीलर में जितना मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं उतना इनका एफर्ट है कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करें। ये इनकी गाड़ियों में आप देखेंगे तो इनके 100% गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, एंड कुछ जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां उसमें आपको रियर एंड फ्रंट दोनों ही साइड में डिस्क ब्रेक मिलेगा। एंड इसके अलावा इनके हेलमेट्स हैं जिसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स है, वो आपको जैसे आपको गाइड भी करता है कि आपको किधर जाना है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस आप हेलमेट में आप कॉल कर सकते हैं, आप कॉल को कट कर सकते हैं, कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रोड साइड एक्सीडेंट की भी सर्विस है, प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो मतलब अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपके डिस्प्ले पैनल पे आ जाएगा कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। इसके अलावा जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उनके ऊपर ये मैसेज भेज देते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इनकेस थेफ्ट आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो वहां पर भी इनके पास सेफ्टी फीचर, आप अपने मोबाइल से उस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, तो जो चोर आपकी गाड़ी चुरा के लेके गया है वो आपकी गाड़ी को यूज नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद आपको आपकी गाड़ी का लोकेशन भी पता चल जाएगा। तो कई सारे फीचर्स हैं जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आगे और कुछ रह गया। हाँ, इन्होंने जो एक्सेप्ट रेयर अर्थ मैग्नेट है उसके रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने बोला था कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं और जो लिथियम आयन बैटरी हैं इसके अलावा
ये लोग बाकी जितना भी रॉ मटेरियल इनकी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में लगता है सारा सारे लोग इंडिया से प्रोक्योर करते हैं। एंड जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं और लिथियम आयन बैटरीज हैं उसके लिए भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी चाइना के अलावा अदर कंट्रीज के ऊपर चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और अदर कंट्रीज के साथ अपने नए क्लाइंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, नए वेंडर ये लोग ढूंढ रहे हैं जिनके साथ जो इनको इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई कर सके। आगे इनका एक थर्ड प्लांट आ रहा है औरंगाबाद में, इनके 2 प्लांट ऑलरेडी थे, तो थर्ड प्लांट इनका औरंगाबाद में आ रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने बोला था कि जो हमको आईपीओ से पैसा मिला था उस पैसे से औरंगाबाद में लोग प्लांट लगा रहे हैं एंड उसका कंप्लायंस वर्क करंटली चल रहा है और इसी क्वार्टर के एंड तक इनका कंप्लायंस वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही ये कुछ और आगे उसमें फर्दर क्या इंप्रूवमेंट है उसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। एंड दे आर टारगेटिंग कि जो ये प्लांट है थर्ड प्लांट इनका औरंगाबाद में वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाए, उनमें नेक्स्ट ईयर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। बाकी अगला क्वेश्चन इनसे ईवी बाइक की लॉन्च के लिए पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि करंटली हमारा जो पूरा फोकस है वो अपने ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ईएल प्लेटफॉर्म में हम जो है तो कम प्राइस रेंज के स्कूटर्स लॉन्च करने के ऊपर और हाई टेक्नोलॉजी एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ईवी जो बाइक है उसके ऊपर भी हमारा फोकस है, लेकिन वो पहले ईएल प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से एक्सपेंशन उसका करने के बाद हम बाइक की तरफ जाएंगे। और बाइक में इनका प्लानिंग है कि नेक्स्ट अभी इस साल तो ये लोग कुछ उसमें उसको लॉन्च नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर तक ये लोग बाइक की लॉन्चिंग कर सकते हैं। और उसमें स्पेशली ये एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं बाइक के लिए जिसको जेनिथ प्लेटफॉर्म इन्होंने नाम दिया, जेनिथ प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पे ये लोग मिड परफॉर्मेंस सेगमेंट की बाइक्स लॉन्च करेंगे जिसमें कि 150 से 180 सीसी की बाइक्स होंगी। एंड फर्दरली अभी इस साल के बाद ही उसके ऊपर कुछ काम ये लोग करेंगे। और अगर ये था दोस्तों इनका पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड कॉन्फ्रेंस कॉल। आगे वैल्यूएशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो करंटली अगर आप देखेंगे कि ये लोग पैट वाइज अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, दे आर होपिंग कि बाय द नेक्स्ट ईयर ये लोग पैट वाइज प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो ही हम इनका कुछ प्राइस टू अर्निंग मतलब 1 ईयर फॉरवर्डेड पीएम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी इनका कोई पीएम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पी अभी इनका जो पैट वाइज ये नेगेटिव में है, अभी नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है इनका। तो देन हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितना इनका सेल्स ग्रोथ आ रहा है 100% के रेट से ये लोग सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो फर्दर आगे इसी तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे तो स्टॉक होल्डर्स के लिए पैसा बनता रहेगा। फर्दर जब ये पैट वाइज प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो इनका एक वैल्यूएशन का एक अलग से वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।